जो कि समझा जाता है इनका अपना चैनल है, वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में ये क्या सोचते हैं? जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिया था वो बिल्कुल उन्होंने गलत अंदाज में वो दिया था। वो गलत साबित हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। तहलका खेज ये रिपोर्ट है और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि हमारा प्रोग्राम आप देख सकते हैं, अब से चंद हफ्ते पहले की बात है, शायद 1-1.5 माह पहले गुलाम मुर्तज़ा साहब ने ये खबर दे दी थी कि तकरीबन 1-1.5 माह बाद एक बहुत बड़ा धमाका खेज मामला सामने आएगा और लगता है कि अब ये जो रिपोर्ट सामने आई है ये उसी की एक कड़ी नज़र आती है। इस पर हम ख़ास तौर पर बात करेंगे, लेकिन एक और बड़ी अहम चीज़ है कि 6 जनवरी को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट की जज जस्टिस आयशा मलिक की तकर्री पर गौर किया जाएगा। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मंजूरी हो जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में एक नई तारीख रकम होगी, क्योंकि वो पहली खातून जज होंगी जो सुप्रीम कोर्ट में तैनात होंगी। अदलिया में जस्टिस आयशा मलिक के करियर पर नजर डालें तो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर मौजूद तारुफ के मुताबिक 55 साला जस्टिस आयशा मलिक 2012 में लाहौर हाई कोर्ट में तैनात थी। इनके प्रोफाइल के मुताबिक जस्टिस आयशा मलिक ने अपनी इब्तदाई तालीम पेरिस, न्यूयॉर्क और फिर कराची से हासिल की, जबकि BCom की डिग्री कराची से हासिल की, जिसके बाद इन्होंने लाहौर में LLB किया और LLM इन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल अमेरिका से किया। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा वकालत भी करती रहीं। जस्टिस साहिबा लाहौर हाई कोर्ट सीनियरिटी लिस्ट में 4थे नंबर पर है। कानूनी हलकों में इनकी शोहरत एक डिसिप्लिन के पाबंद जज के तौर पर है। इन्होंने बहुत से अहम आइनी केसेस के फैसले सुनाए हैं, जिनमें इलेक्शन में असासों को जाहिर करने, गन्ने के काश्तकारों को रुकून की अदायगी जैसे केसेस शामिल हैं। जस्टिस आयशा मलिक की तरफ से सुकूक बॉन्ड के मामले में सुनाया गया फैसला भी अहम तस्वुर होता है, जबकि जस्टिस आयशा साहिबा ही वो जज हैं जिन्होंने 2 फिंगर टेस्ट जैसे घिनौने इक़दाम को कलअदब करार दिया था। वो ख़वातीन जजेस में सीनियर तरीन जज हैं, इसलिए जस्टिस आयशा मलिक की तैनाती के मामले पर सबकी नज़रें लगी हैं, जिसका फैसला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 6 जनवरी के इजलास में होगा। एक और अहम मामला जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन बन गया है वो PTI फॉरेन फंडिंग का मामला है, जो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा खतरा बनता दिखाई दे रहा है। इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के इंकशाफात को अपोजिशन PTI के खिलाफ चार्जशीट करार दे रही है। क्या ये इल्ज़ाम सच है कि PTI की फॉरेन फंडिंग गड़बड़ घोटाला है? क्या PTI ने वाकई अपने बैंक अकाउंट छुपाए, फंडिंग की रकम कम जाहिर की? इस पर बात करते हैं और इसी से आगाज़ करते हैं। आज हमें ख़ास तौर पर जमील फारूकी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे भाई हैं, सहाफ़ी हैं, बड़े नौजवान सहाफ़ियों में एक बड़ा नाम, और गुलाम मुर्तज़ा साहब रोज़ाना की तरह भी हमारे साथ है। गुलाम मुर्तज़ा साहब, मैंने जिस तरह प्रोग्राम के शुरू में कहा, क्या मैंने सही कहा कि आपने 1-1.5 माह पहले कह दिया था कि बस इंतज़ार करें और एक बड़ी धमाका की इस खबर आने वाली है? क्या यही वो खबर है और इलेक्शन कमीशन का भी आपने उस वक्त इशारा दिया था? जी बहुत शुक्रिया उसामा साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और जो हमने बात की थी और जितने करोड़ की बात की थी, जिस तरह ऑफशोर कंपनी की बात की थी, जितने अकाउंट छुपाने की बात की थी, वो बिल्कुल आज जब रिपोर्ट आई है तो बिल्कुल पानी की तरह जो है वो सामने वाज़े हो गया है। शफाफ अंदाज में ये सामने आ गई है बात कि कितने करोड़ रुपए जो हैं वो इनके अकाउंट में आए थे फॉरेन फंडिंग केस में। और ये बात अभी मैंने कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, देखी फवाद चौधरी साहब की, और वो ये कह रहे थे कि हम सुरखरू हुए हैं। तो माशाल्लाह जैसे इनके तर्जमान हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के, तो इस अंदाज में ये अगर सुरखरू हुए हैं तो फिर इनको मुबारकबाद हो कि ये सुरखरू हो गए हैं। और इनके फॉरेन फंडिंग केस में जब ये कहते थे कि एक पाई पैसा भी जो है उसमें फॉरेन फंडिंग में कोई ऐसा नहीं आया जिसे हम डिक्लेयर ना किया हो हमने, तो ये बात वाज़े तौर पे नज़र आ गई है कि ये इन्होंने अकाउंट भी छुपाए थे, इन्होंने फॉरेन फंडिंग भी छुपाई थी, और ये तमाम की तमाम चीज़ें अब वाज़े तौर पे सामने आ गई हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने इस हवाले से जो एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दिया जाता है, जिसमें ये बात की जाती है कि
हम कोई चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नहीं छुपाएंगे, कोई ट्रांजैक्शन जो है वो नहीं छुपाएंगे। हम सच की बुनियाद पे सर्टिफिकेट देंगे और बिल्कुल उसी तरह से हमने ये देखा है कि उन्होंने इस सर्टिफिकेट की जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने दिया था वो बिल्कुल उन्होंने गलत अंदाज में वो दिया था। अच्छा। वो गलत साबित हो गया है। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर हम बात अगर करते हैं तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो है उनके या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के माबैन तो शायद कुछ ना हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस हवाले से उन्होंने रिपोर्ट जारी कर दी है, लेकिन जब हमारी बात हुई है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स से जो कि मुख्तलिफ अदवार में वहाँ पे ऑफिसर्स भी रहे हैं और उनसे कॉन्सिक्वेंसेस की बात की गई है, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शायद कार्रवाई ना करे क्योंकि उनका काम था स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट को सामने लाना। वो ईमानदारी के साथ रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अच्छा। जिसमें पीटीआई जो है वो गिल्टी ऑफ ऑफेंस नजर आई है, लेकिन इसके हवाले से अगर किसी ने भी कोई फैसला लेना है तो किसी भी आम शख्स को, किसी सियासी पार्टी को, किसी भी जमात के किसी कारिंदे को, कारकुन को जाना होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां वो चैलेंज करेगा और वो वहां पे रिक्वेस्ट करेगा 184(3) के तहत कि उनकी इंतखाब के हवाले से उनके साथ ज्यादती की गई है, बुनियादी हक जो था शफाफियत का वो वहाँ पे नहीं रखा गया। अच्छा। और जो इमरान खान साहब ने डेक्लेरेशन दिया था वो गलत डेक्लेरेशन दिया था। अच्छा। लिहाजा उनको आर्टिकल आइन के आर्टिकल 62(1)(f) और 63 के तहत उनको नाअहल किया जाए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है, वो सादिक और अमीन नहीं रहे हैं और ये कोई भी शख्स लेके जाएगा तो फिर उस पर इस फॉरेन फंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मंगवाएगी और अगर ये रिपोर्ट के पास जाती है तो उस की रोशनी में कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर सकती है। अच्छा। ये कोई भी शख्स जा सकता है जो और उसके बाद ये नाअहली का भी फैसला हो सकता है। यहाँ तक है कि जी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है। जमील फारूकी, आपको क्या लगता है, यह मामला इस हद तक जाएगा? क्योंकि तहरीक इंसाफ तो उल्टा पीपल्स पार्टी और नून के खिलाफ कह रही है कि जी इनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, इनके अकाउंट्स पकड़े गए हैं, तो क्या हमाम में सब नंगे हैं? तो ये अगर जाएंगे तो फिर अपने लिए भी मुश्किल क्रिएट करेंगे। आ बैल मुझे मार तो नहीं हो जाएगा? देखिए ये सूरत-ए-हाल जो है ये तो जी जमील फारूकी जी, सबसे पहले तो उसामा गाजी गुलाम मुर्तज़ा साहब को बड़ी मुबारकबाद। उन्होंने 1.5 महीना पहले इस खबर के हवाले से बता दिया और इस खबर से ही मुंसलिक एक बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने जब 2021 में किसी भी पाकिस्तानी मीडिया को दिया गया वाहिद इंटरव्यू जो कि बोल्ड टेलीविजन को दिया था, हमें दिया था, हमारे शो को दिया था, उस शो में इमरान खान ने खुद से एक बात एडमिट की कि मुझे 2 ममालिक से फंडिंग की ऑफर हुई थी। तो एडमिटेंस टू अ सर्टेन कॉज वो एक्सेप्टेंस होता है कि आपको ऑफर तो हुई थी। तो इस स्क्रूटनी रिपोर्ट में जो चीज सामने रख दी है उससे ये चीज साबित हो रही है कि सिर्फ ऑफर नहीं हुई थी, ऑफर एक्सेप्ट भी की गई थी। और मैं इस बात को कहने में किसी किस्म का कोई अभाम नहीं रखता कि पाकिस्तान समेत थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के ममालिक की कोई भी सियासी, मजहबी या किसी किस्म की भी तंजीम या जमात, उसको ऑफर्स होती हैं, उनको फंडिंग्स होती हैं, इसके बगैर वो जमातें चल नहीं सकती। चाहे वो फंडिंग किसी भी तरह की हो, चाहे ओवरसीज आपके पाकिस्तानी बैठकर किसी तरीके से ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, चाहे आप चंदे की सूरत में ला रहे हो, चाहे किसी एजेंसी के तहत पैसा आपके पास आ रहा हो। लेकिन ये सवाल खारिज इम्कान है कि फंडिंग नहीं होती और फंडिंग के बगैर पार्टीज इतना बड़ा बड़ा सेटअप चला लेती हैं, उनको कमाने का कोई जरिया नहीं होता। उनके 300-300 कनाल के घर भी रन हो रहे होते हैं, वो 22-22 साल तक रोजगार पर नहीं रहते, कानून का खजाना खत्म हो जाता है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो फंडिंग वाली बात तो अभी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट ने ये साबित कर दी है। अब अगला मरहला क्या होगा? देखिए, तीसरा साल जो है, किसी भी पिछले 15 साल को हम देख लेते हैं, पिछले 15 साल के दौरान तीसरा साल किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छा होता है। चौथे साल में जैसे ही वो दाखिल होता है, वो चौथा साल उसके लिए बड़ा ही मायूस कुन साबित होता है। उस वक्त गैस की शॉर्टेज भी हो जाती है, उस वक्त सारे केसेस भी खुलना शुरू हो जाते हैं, उस वक्त उसकी नाअहलियत भी खुलकर सामने आ जाती है, उस वक्त टैक्सेस का मामला भी खुलकर सामने आ जाता है।
महंगाई भी जोर पकड़ जाती है। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जिस तरह पाकिस्तान की ये भी हिस्ट्री है कि पिछले 73 साल में किसी हुकूमत ने तो 5 साल पूरे किए, किसी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल पूरे नहीं किए। तो ये भी एक हिस्ट्री है कि पिछले 3 अखबार में, बल्कि 2 अखबार में इन प्रिसाइज, खासतौर पर नून लीग का दौर देख लें और पीपल्स पार्टी का दौर देख लें, प्राइम मिनिस्टर ने चौथे साल में अपनी जगह छोड़ी, उनको छोड़ना पड़ी, उसके बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर आया इन हाउस तब्दीली की सूरत में, और मामला अदलिया के अंदर ही समाज की सूरत में सामने आया। केस कुछ और था, हुआ कुछ और बाद में प्राइम मिनिस्टर नायल हो जाते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब नायल हुए, राजा परवेज अशरफ साहब जिनको राजा रेंटल के नाम से पुकारा जाता था वो आए, फिर उसके बाद शाहिद खाकान अब्बासी आए नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद। अब इस हुकूमत का भी चौथा साल है। इस चौथे साल के अंदर इस रिपोर्ट का आ जाना खारिजत इम्कान करार नहीं दिया जा रहा था, ये एक्सपेक्टेड था। लेकिन एक बात मैं वेरी क्लियरली एंड प्रिसाइजली अफवाहिस्तान से आपके सामने रखना चाहूंगा। पिछले 2 महीने से अफगानिस्तान में खबरें बड़ी गर्म है, शहर इख्तिदार के अंदर। मुर्जा साहब इसमें हंसेंगे भी, और हमें पता है कि कहां कहां कितनी कितनी कंफ्यूजन पाई जाती थी कि खान साहब रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे, रहेंगे नहीं रहेंगे। अब सिचुएशन ये आई है, अफगानिस्तान की जो ताज़ा तरीन इत्तला है जो मुझ तक पहुंची है बाकायदा मुसद्दिका जराए से, वो ये है कि बाई एनी मीन्स प्रेशर डेवलप होता रहेगा। 6-7 जराए से प्रेशर डेवलप होता रहेगा, और प्रेशर डेवलप इसीलिए हुआ करते हैं ताकि आप जो काम नहीं कर रहे वो करें, जो नहीं मान रहे वो माने, और अपोजिशन उससे फायदा उठा सके। इस मुल्क के अंदर ना अपोजिशन एस्टेब्लिशमेंट के तसल्लुत से आजाद है ना हुकूमत, तो ये कतई तौर पर आप कह नहीं सकते। लेकिन खान साहब टाइम बाय कर चुके हैं। जो कुछ होना होता, जो 23 मार्च का मार्च, लॉन्ग मार्च करने की बात कही थी आपकी अपोजिशन ने, पीडीएम ने, वो उससे पीछे हट रही है। और ये बड़ा साइन है कि खान साहब अपने 5 साल पूरे करेंगे, चाहे ये फॉरेन फंडिंग केस किसी भी हद तक आगे जाए। ऐसा ये इवेंट ड्रिवन मुल्क है, इसमें इवेंट के तरीके पॉलिटिक्स चेंज होती है। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है, इससे आपको इतना खतरा नहीं महसूस हो रहा कि जी 31 करोड़ रुपए से जायद रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की, ये इल्ज़ाम नज़र आ रहा है। फिर 53 बैंक अकाउंट्स, पार्टी के बैंक अकाउंट्स छुपाए गए हैं, 12 बैंक अकाउंट जाहिर किए गए हैं। तो गुलाम नबी साहब ये सब बातें अपनी जगह, लेकिन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी फॉरेन फंडिंग नहीं कहीं साबित हुई, और हम ये कह रहे हैं, फवाद चौधरी कहते हैं कि जी हमारा ये कहना है कि बाकी पार्टियों की भी सारी चीज़ें सामने लाई जाएँ। असद उमर साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के खुफिया अकाउंट्स निकल रहे हैं। तो अगर ये सबके ही हैं तो फिर तो इमरान खान बच जाएंगे, या आपको ये लगता है कि जी ये जो महंगाई मार्च है इसलिए भी नहीं हो रहा कि अब उनके पास इतना बड़ा इशू आ गया, बड़ा आसान है, कोई भी मैंने MPA या क्या आप कह रहे हैं कोई कारकुन ही चला जाए और ये मामला ले जाए, ये चीज़ें नहीं छुपाई थी, मगर फिर भी वहाँ भी साबित तो करना पड़ेगा कि जी किसी हुकूमत, किसी रियासत या किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लिए हों। यानी वैसे इंडिविजुअल से तो सारे एडमिट कर रहे हैं पैसे लिए हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मसला यह है कि किसी हुकूमत से, किसी रियासत से पैसे लिए हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से फ़ौरन आपने अगर रकम ली है, उसमें मसला होगा। या ये सिर्फ अकाउंट छुपाने से ही बैन हो सकती है कोई पार्टी और इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं? देखिए, जो अकाउंट्स सामने आए हैं, मैंने अपने उस शो में अगर आपको याद हो तो वो भी बताया था कि आरिफ नकवी हैं, बराज ग्रुप के जो CEO रह चुके हैं, के इलेक्ट्रिक के CEO रह चुके हैं, वो एक ऑफशोर कंपनी के जरिए से PTI को फंडिंग करते रहे हैं, जिसमें से एक फंडिंग ये है जो उन्होंने वहां से की है। ऑफशोर कंपनी की ये फंडिंग है जो की गई थी, और ये करप्शन के पैसे हैं, ये कोई हलाल की कमाई नहीं है, किसी वर्कर ने फंड नहीं दिया है, ये उन्होंने फेवर्स लेने के लिए ये फंडिंग की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और इस वक्त वो अमेरिका में कैद में है, मेरे ख्याल में उनको 100 साल की कैद हुई है वहाँ पे, वो वहाँ पे बंद हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ जब मुलाकात, गुलाम साहब ये साबित कैसे होगा? कोई भी शख्स है वो बाद में क्रिमिनल निकल आता है, उसके बाद में केसेस आ जाते हैं, उससे पहले उसने अगर फंडिंग की हुई है तो वो तो गलत कैसे होगा कि जी ये शख्स था, इसने अगर फंडिंग कर दी, उसकी कंपनी थी, क्या वो फॉरेन कंपनी थी, फॉरेन नेशनल था जिसने की है, और फिर कि जी वो कैसे उसने किसी ऐसे मकसद के लिए इस्तेमाल की थी कि जी जिससे वो फेवर्स देना चाहता है? क्योंकि सारे ही करते हैं इस तरह, तो मतलब नून लीग, पीपल्स पार्टी को भी जिन्होंने फंडिंग की होगी उन्होंने फिर हम साफ कहेंगे सारे ही कि जी फेवर्स लेने के लिए फंडिंग की थी, कहीं ना कहीं उनको MNA MPA लगाया गया होगा, कुछ और उनको मराद दी गई होंगी। इस तरह तो सारी पार्टीज की फंडिंग ही मशकूक। पार्टीज को देखें, जब आप बात करें जिसने रिपोर्ट आ गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिसने रिपोर्ट आ गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की,
उनके ऊपर भी इसी तरह से बात होगी। और हम आपको पता है कि हमारे शो में तो हमेशा मेरिट के ऊपर हम बात करते हैं, उनको भी हम इसी तरह से रखे देंगे। उनकी भी ऐसी रिपोर्ट्स अगर आती हैं तो उसके ऊपर इसी तरह से हम सवाल उठाएंगे। आप ये देखें कि जो ये रिपोर्ट आई है इसमें जो फंडिंग जाहिर हुई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो शख्स है जो दुनिया में करप्ट मशहूर है और सजा काट रहा है। हमें तो ये भी इतलात है कि वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जब 2 साल पहले न्यूयॉर्क गए थे और वहाँ पे उन्होंने जनरल असम्बली से खिताब करना था और डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात भी उन्होंने की, तो वो उस मुलाकात में भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट की गई थी। एक जुमला कहा गया था कि यहाँ पे हमारे दोस्त हैं आरिफ नकवी, उनके ऊपर रहम किया जाए। तो ये इस तरह की आप बड़ी खबर है ये। अच्छा। ये इस तरह की बात उनसे की गई थी स्टेट लेवल के ऊपर, लेकिन वो रिटर्न रिक्वेस्ट नहीं थी, वो फॉर्मल रिक्वेस्ट नहीं थी, वो इनफॉर्मल गैर रस्मी तौर पे बातचीत करते हुए उनसे इसका जिक्र किया गया था, लेकिन उन्हें फेवर कोई नहीं मिली क्योंकि तमाम दुनिया जो है वो लॉ के ऊपर बड़ा भरपूर यकीन रखती है। और इस तरह से नहीं है कि कोई प्राइम मिनिस्टर का दोस्त है तो उसको छोड़ दिया जाए या कोई वजीर आज़म के दोस्त का दोस्त है तो उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा वहाँ बाहर नहीं होता। ठीक है, तो ये अच्छा आपको ये लग रहा है, इसका कुछ चांस नजर आ रहा है कि जी ये मामला आगे बढ़ सकता है और खतरे की घंटी नहीं, ये तलवार लटक रही है? बाबर डोगर साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सारा कुछ सामने आया है कि जी इतने अकाउंट्स हैं जो छुपाए गए, 53 अकाउंट्स और 31 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम इलेक्शन कमीशन में जाहिर नहीं की, ये सारा मामला लेकर तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लग सकती है, इमरान खान साहब नाअहल हो सकते हैं, कोई भी शख्स ये केस ले जाए? गुलाम साहब कह रहे हैं अब ये ले जाना होगा, इलेक्शन कमीशन खुद से नहीं करेगा, ना कर सकता है, कोई पार्टी का रुकन जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर उनके खिलाफ केस फाइल कर सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट जो भी चाहे फैसला करे। लेकिन एक ख़तरनाक बात यह है कि अगर फैसला खिलाफ आ जाता है फिर तो ये इमरान खान साहब की छुट्टी हो सकती है, तहरीक इंसाफ बैन हो सकती है। तो समझ तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन कमीशन के लॉज हैं वो बड़े क्लियर हैं कि अगर आप बाहर कोई ऐसी फंडिंग जो है कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि कोई कंपनी के थ्रू कर रहे हैं या कोई भी ग्रुप कर रहा है या कोई कंसोर्शियम कर रहा है तो उसकी बड़ी सख्ती से ममानियत है कि वो इस तरह से पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता। तो अगर तो ये साबित होता है कि तहरीक इंसाफ को बाहर से किसी ग्रुप ने, किसी कंपनी ने, किसी कंपनियों के कंसोर्शियम ने, किसी कंपनी के थ्रू उन्होंने ये सारी फॉरेन फंडिंग करवाई और ये इनके अकाउंट में मुंतकिल हुई, तो ऑफ कोर्स वो इलीगल है। अच्छा। अब आगे जो दूसरी चीज़ आपने कही कि जी इस पर बैन लग सकता है, प्राइम मिनिस्टर हट सकते हैं, तो सर जी इससे पहले जो अगर PTI उस पर बैन लगता है तो वो PTI जो है वो बैन हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके जो MNAs हैं वो सारे डीसीट हो जाएंगे। अच्छा, वो डीसीट नहीं होंगे, वो एक प्रोसेस के तहत इलेक्शन लड़के जीत के आए हैं। जो हमारा इमरान खान साहब, सर एक मिनट, जिन्होंने लिख कर दिया हुआ है कि जी मैं ये हल्फिया कह रहा हूँ कि जी ये बिल्कुल सही है जो हम रिपोर्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि सर पार्टी मेरी अर्ज सुन लें, प्राइम मिनिस्टर को उतारने का भी एक तरीका है, एक MNA को डीसीट करने का भी एक तरीका है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ हाँ कि ये है कि आप कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में पिटीशन हो जाएंगी कि ये अमीन और दयानतदार नहीं रहे, इन्होंने अकाउंट छुपाए, उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर दे तो कर दे, मसला ये कोर्ट्स में ही जाना है। बाकी कोई आईनी ऐसा प्रोसीजर नहीं है जिससे अगर PTI पे बैन लगता है तो इसका मतलब ये है कि जनाब गवर्नमेंट गिर जाएगी, प्राइम मिनिस्टर नाअहल हो जाएंगे, PTI के MNAs डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कोर्ट में जाके जो प्रोसीडिंग है, जितनी देर में ये प्रोसीडिंग वैसे ही ख़त्म होनी है ना, उतनी देर में वैसे ही इनका टेन्योर ख़त्म हो गया होना है, ये भी मैं आपको बता दूँ। तो ये कोई इतना सिंपल तरीका नहीं है जो ये समझ रहे हैं कि जनाब ये सही जगह पहुंचे बाबर भाई। तो ये सर इस तरह नहीं है जिस तरह से ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया जा रहा है। यहाँ पे लोग अरबों खरबों रुपया खा गए, जो खा के बाहर बैठे हुए हैं उन पे तो आज तक 1 रुपया नहीं साबित कर सके, और इस बेचारे पे आप ये कह रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग केस में इसकी गवर्नमेंट भी जाए, ये भी जाए और जेल में चला जाए, ये इतना आसान नहीं है। लेकिन जमील, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनके हवाले से आप जनाब ये भी कहा गया जी, इनकी भी तो लाएं सामने। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि जी 10 रोज में स्क्रूटनी कमेटी पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाए कि ये जो पीपल्स पार्टी है और नून लीग है, क्योंकि फरक हबीब साहब ने ये नुक्ता उठाया कि इनकी भी तो चीज़ें सामने आए, तो जब उनकी चीज़ें सामने आ जाएंगी तो क्या सब कुछ बैलेंस हो जाएगा? क्योंकि उनके भी इस तरह की सीक्रेट्स नज़र आ रहे हैं, अकाउंट्स छुपाना, फंडिंग को छुपाना, सेम बिल्कुल यही चीज़ें वहाँ भी नज़र आ रही हैं।
देखें उसामा हमाम में मतलब ये तो आप बिल्कुल लिस्ट से ही निकाल दें कि कोई भी रिलीजियस पॉलिटिकल पाकिस्तान के अंदर पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी वो फंडिंग जैसी चीज से आजाद है। अब उसमें दो चीजें हैं, आया कि फंडिंग थी या इलीगल फंडिंग थी। तो पाकिस्तान में इलीगल चीजों को लीगल होने में कितना वक्त लगता है और लीगल चीजों को इलीगल होने में कितना वक्त लगता है। इसी मुल्क के अंदर एक ऐसा शख्स था जो बार बार बाहर भेजा गया और फिर वापस आके पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बना। अब उन्हीं की प्राइम मिनिस्टर बनने की बात दोबारा हुई है, उन्हीं के बारे में बात चल रही है, डील हो रही है और ढील हो रही है। तो पाकिस्तान के अंदर तो ये दिस इज एन इवेंट, छोटा सा इवेंट बहुत बड़ा भौचाल खड़ा कर सकता है। लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, ये प्रोसीडिंग्स बिल्कुल बाबर डोगर साहब ठीक कह रहे हैं, प्रोसीडिंग्स इतनी लंबी जाएंगी कि अगला इंतखाबात आ जाएंगे। खान साहब ने, मुझे ऐसा लगता है अभी तक, देखिए ये डेवलपिंग स्टोरी है, हो सकता है 1 महीने के बाद कोई और बड़ा वाकया हो जाए जो खान साहब को कोई और डेंट फेस करना पड़ जाए। लेकिन अभी तक की जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक यही है कि जो मार्च उन्होंने आगे पीछे किया है, उसके बाद से खान साहब ने टाइम बाय कर लिया है। ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, इसके जरिए बहुत सारी चीजें मानने मनवाने के लिए, हाँ टफ टाइम फेस करना पड़ेगा पीटीआई को, खान साहब को भी टफ टाइम फेस करना पड़ेगा। हम उस हिस्ट्री को भी नेगेट नहीं कर सकते जिस हिस्ट्री में हम देख चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर 4था साल नहीं कर पाता। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि हिस्ट्री फौरी तौर पर इससे कोई खतरा नहीं है इसके इस सारी स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट से। मगर गुलाम साहब, आखिर में ब्रेक से पहले आपसे मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि अब क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी, इवन जमीयत उलमा इस्लाम, फजल रहमान ग्रुप, उनके पास तो यानी ये सोने की चिड़िया आ गई है, इससे बेहतर क्या हो सकता था? ना खर्चा करने की जरूरत है, ना महंगाई मार्च की तरफ जाने की जरूरत है, ना इस्तीफों की जरूरत है, जो कि वो पहले कह रहे हैं हम ना इस्तीफे देने हैं, ना हमने नए इलेक्शन की तरफ जाना है, हम तो अब रुकनीत की बेस पर ताकत इख्तियार करेंगे। तो ये उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, तो बड़ा आसान है, वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। जी गुलाम रज़ा साहब, के इंसाफ के खिलाफ देखिए जो सूरत है, इसमें कतन हम ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाएगी सुप्रीम कोर्ट में या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जाएगी, लेकिन कोई ना कोई जरूर जाएगा। ये बात आप जहन में रखें। एक तो ये मिथ खत्म हो गई है जो कि गुज़िश्ता 5 साल से सर खा लिए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि सादिक और अमीन, सादिक और अमीन, सादिक और अमीन। मैं तो ये कहता हूँ कि ये आइन से ये लफ्ज निकाल देना चाहिए। सादिक और अमीन सिवाय इस कायनात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कोई भी नहीं है। और अगर आप अदालतें डिक्लेयर करना शुरू कर देंगी सादिक और अमीन, उसमें दयानतदार तो कह सकते हैं, आप गैर दयानतदार कह लें, उसको इस लफ्ज को निकाल दिया जाए, इस लफ्ज की तौहीन है। लेकिन ये गुज़िश्ता 5 साल से हमारे तो कान पक गए सुनते सुनते, सादिक हैं, अमीन है, हमारे तो सामने। लेकिन गुलाम साहब, ये ना हो कि जो स्टैंडर्ड तहरीक इंसाफ के लिए सेट कर रहे हैं आप, तो इसके साथ तो सारी पार्टियां ही हमारी खत्म हो जाए इस मुल्क की, कोई एक भी पार्टी ना बचे फिर। जी मैं ये इसके लिए नहीं तय कर रहा हूँ, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि आप जो डंडोरा पीट रहे थे कि बच्चा कहाँ गायब हो गया, तो बच्चा तो इनकी बगल से निकल आया है। बात ये है कि जो ताने ये मारते थे बाकी लोगों को सबको, तो इनके अंदर भी क्या है, यानी कि अब एक ही सफ में महमूद और इयाज खड़े हो गए हैं। अब वो सूरत हाल नहीं रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कोई ऐसी जमात है जिसमें दूध से नहाई हुई है और से नहाए हुए बाकी लोग हैं, ऐसा नहीं है। जिस तरह की पॉलिटिक्स वो कर रहे थे उसी तरह की डर्टी पॉलिटिक्स ये हो रही है। तो ये सियासत है, इसको सियासत ही रहने दिया जाए, इसमें मतलब ना लाया जाए। गुलाम रज़ा साहब जिन्होंने ये खबर की कि इस तरह की एक रिपोर्ट आएगी और बड़ी तहलका खेज होगी, वो खबर उनकी सही साबित, अब ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई सुप्रीम कोर्ट ज़रूर जाएगा और फिर लगता है कि और इसकी डिटेल्स आएंगी, तो अगला 1-1.5 साल जो है वो हुकूमत के लिए आसान नहीं होगा। और फिर अगर हुकूमत के खिलाफ कोई जाएगा तो ज़ाहिर है कि फिर अपोजिशन की जमातों के खिलाफ भी कोई दरख्वास्त ले जाएगा उसके बाद। तो ये लगता है कि अब ये कहानी अगले इलेक्शन तक चलती रहेगी। ब्रेक लेते हैं, न्यूज़ अपडेट्स का चूँकि वक्त है, उसके बाद बात करेंगे। नई ऑडियो आ गई है और ये पहले जितनी ऑडियो आई थी उनसे ज़्यादा शर्मनाक है। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। पाकिस्तान में कुछ अरसे से ऑडियो वीडियोज़ लीक्स का एक सिलसिला चल रहा है और इसी सिलसिले की एक अगली किस्त सामने आई है। ये भी ऑडियो मरीम साहबा की है। पहले हुकूमत की तरफ से कहा जाता थी मरीम के पापा और इस तरह की बात की जाती थी, अब मरीम के अंकल
सामने आए हैं, दोनों के दरमियान गुफ्तगू सामने आई है और ये पिछली ऑडियो से कई लिहाज से ज़्यादा शर्मनाक है। क्या गुफ्तगू हो रही है, किन साफ़ियों के नाम लिए जा रहे हैं, किन को गालियाँ दी जा रही हैं, किन को बास्केट्स जो बाहर से आई हैं, जो ज़ाहिर लग रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब लेकर आए हैं, वो तकसीम करने की बात हो रही है। पहले ये ज़रा सुनिए, फिर इस पर बात करते हैं। बात आपने उनसे ज़रूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब ने, आपको पता है, वो हमें बहुत गालियाँ दी और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब जो हैं, वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है, और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार बाबर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है। लेकिन चले, गालम गलोच नहीं करता है, जैनमन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हूँ जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं देता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया है और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको? जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने में बैठा दिया। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी, तो ये जरूर मैं जरूर आप जो 2 बास्केट्स आई हैं ना जो अब्बू जान लाए हैं अजरबैजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की है, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। और डॉक्टर साहब ये क्या है, कौन सी सहाफ़त है, किस तरह से ख़बरें लगवाई जाती हैं, सहाफ़ियों को बास्केट्स जारी होती हैं और भौंकने वाले जानवरों की, अब ये ना हो कि फिर मसला आ जाए, तो मैं अब रिपीट नहीं करना चाह रहा, ये सीनियर सहाफ़ियों के बारे में ये गुफ्तगू हो रही है, ये उनकी औकात है, ये उनकी सोच है कि ये लोग ये हैं, ये वो जानवर हैं जो भौंकते हैं। उसामा साहब, एक तो चीज़ आपको पता चल गई इस पूरे चीज़ों में कि ये जो डायलॉग हो रहा है कि इसमें ये जर्नलिस्ट की कितनी की इज्जत करते हैं, और ख़ास तौर पे वो चैनल जो कि समझा जाता है इनका अपना चैनल है, वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं उनके बारे में ये क्या सोचते हैं। मगर इरशाद भट्टी के हवाले से जो बात की जा रही है, हसन निसार के बारे में जो बात की जा रही है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके हवाले से जिस तरह के अल्फाज हैं ना, उससे तो मुझे बड़ी शर्म आती है। और दूसरे एक तरफ ये चाह रहे कि हमारा वहाँ पे स्पोक्स पर्सन कोई नहीं है, तो वहाँ पे ख्वाजा सारफी को लाके बैठा दे फिर रिपोर्ट कार्ड में, अपने स्पोक्स पर्सन जो है उन सबको लाके बैठा दें। भाई इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, इनको जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है वो भी पसंद नहीं है, जो जिसका टिल्ट पीटीआई की तरफ है उसको ये गालियां दे रहे हैं, या वो हर वो चीज़ जो इनके हक में नहीं है, वो न्यूट्रल भी नहीं है। मगर वो बाबर स्टार कहने वो भी न्यूट्रल नहीं है, मदर अब्बास वो भी न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि वो हमारे हक की बात नहीं करता, वो तो न्यूट्रल बात करता है। न्यूट्रल बात करने वाला भी इनको पसंद नहीं है। इनको वो पसंद है जिनके घरों में ये बास्केट की टोकरियां बुझवाते हैं और जो इनके कहने पे जो ये कहते हैं, जो ये डिक्टेट करते हैं, वही बोलते हैं, वो पसंद है इनको। तो फिर तो समझ पीटीवी है जो उस दौर में इनको पसंद होगा, बाकी तो कोई चैनल नहीं है। क्योंकि जहाँ भी बात करेंगे हम भी बात करेंगे, न्यूट्रल बात करेंगे, कोशिश करते हैं कि न्यूट्रल रह के बात करें, किसी एक की तरफ टोटली ना जाएं। और जो भी जर्नलिस्ट हैं, मेरा नहीं ख्याल, मैं इरशाद भट्टी को भी सुनता हूँ, वो इमरान खान को भी बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं जी, ऐसे हसन निसार साहब भी बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, गवर्नमेंट को भी करते हैं। ठीक है, जहाँ पे कोई ना कोई थोड़ी बहुत लीनिंग हो जाती है, लेकिन बात अजहर अब्बास साहब बड़े बैलेंस किस्म के जर्नलिस्ट हैं और बैलेंस बात करते हैं। लेकिन मसला ये है कि इनको तो बैलेंस बात पसंद ही नहीं है। ये कहते हैं कि जनाब जर्नलिस्ट वही है जो सुबह शाम मियां नवाज शरीफ साहब की माला जपता रहे, वो न्यूट्रल जर्नलिस्ट, उसी को इश्तिहार में लेंगे, उसी को बास्केट्स जाएंगे। गुलाम साहब, ये कितनी ख़तरनाक बात है कि किसको रखना है, किसको निकालना है, क्या बात करनी, क्या नहीं करनी।
ये हुक्मरान ख़ानदान हो या हुकूमत में जो होगा ये वो डिसाइड करेगा। तो फिर कहाँ की जमहूरियत है इस मुल्क में? बहुत अफसोसनाक और शर्म का मुकाम है कि ऐसे सीनियर जर्नलिस्ट और दानश्वर हसन निसार साहब का नाम इन्होंने लिया और किस तरह से लिया, अरशाद भट्टी साहब का नाम लिया और किस तरह से लिया। नियाजी साहब को वो दोबारा वापस वहाँ इंडक्ट करवाना चाहते हैं। और मजहर साहब की बात करता हूँ कि मजहर साहब के ऊपर वो कहते हैं कि कभी वो तनकीद करते हैं और कभी वो तंज करते हैं। मैं कहता हूँ कि इनको शर्म से डूब मरना चाहिए कि ये कौन सी रियासत में ये रहते हैं। यहाँ आज़ादी इज़हार राय नहीं है क्या? यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान के तहत दिए गए हमें जो इख्तियारात हैं, जो हमें हकूक़ दिए गए हैं, जो सहाफ़ियों को आज़ादी इज़हार राय के हकूक़ दिए गए हैं, वो क्या इनके जहन में नहीं है? और बात कौन कर रहे हैं? जो कि पूरी दुनिया को डेमोक्रेसी का सबक देते हैं, जो अदारों की तस्दीक करते हैं। यही वो लोग हैं इस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, जिन्होंने नवाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की कुर्सी से उतरवा कर बहुत ज़्यादा इज्जत अफजाई सड़कों पर घिसटवा कर और उसके बाद उनको बीमारी के ज़रिए से उनको लंदन भिजवाया। तो ये है वो दोनों मास्टर माइंड। इनकी आप जमहूरियत देख लें, इनकी मोहब्बत देख लें कि आज़ादी इज़हार राय के लिए क्या मोहब्बत है और सहाफ़ियों के लिए इनकी क्या इज्जत है। ये भौंकने वाले जानवरों से तशबीह देते हैं। हम तो इनको नहीं कहते कि ये खुदा न खास्ता कि ये भौंकते हैं, हम नहीं कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। हम अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें ये नहीं सिखाया गया कि हम अपने जो सियासतदान हैं उनको बुरा भला कहें। हम तो इनके लिए मारे खाते रहे हैं। शारा दस्तूर के ऊपर हमने मारे खाई हैं यहाँ पे, और शारा दस्तूर के ऊपर मुशर्रफ दौर में आप देखेंगे किस तरह से जर्नलिस्ट ने कुर्बानियाँ दी हैं। उससे पहले कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। मैंने इनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बतौर जर्नलिस्ट मैंने 2 मुकम्मल अदवार देखे हैं, और 2 मुकम्मल अदवार जो इनके थे हुकूमत के, यकीन मानिए कि उस वक्त भी एक ग्रुप होता था जिसको हमने जर्नलिस्टों ने एक हेलीकॉप्टर ग्रुप का नाम दिया हुआ था। वो मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द होते थे। कुछ लोग उन्हें मियां नवाज शरीफ, वो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करता कि जो हमारे साथी उनके लिए इस्तेमाल करते थे, वो जर्नलिस्ट थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई बाजार से लोग ले लिए थे, वो बाकायदा जर्नलिस्ट थे। लेकिन उन्होंने घेरा डाला हुआ था 5-6 लोगों ने। वो जहाँ पे मियां नवाज शरीफ जाते थे वो उनके साथ साथ जाते थे। और उन्होंने, मैं अफसोस का मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उन्होंने ये तरबियत की मियां नवाज शरीफ की कि सहाफ़ी क्या होते हैं। उन्होंने ये बताया उनको। तो आज उनकी उन दोस्तों की तरबियत जो है वो यहाँ पे हमें उनकी बेटी में नजर आ रही है। और क्या कहने जनाब परवेज रशीद साहब के, जो अपना डंका बड़ी बजाय फिरते हैं। हम जैसे जो सहाफ़ी हैं, हमने इनको जब नाअहल किया गया, जब इनको उस केस में हल्के थोड़े से बिल थे जो इन्होंने अदा नहीं किए थे, तो हमने आवाज उठाई कि ऐसे माइंड जो है वो सेनेट में होने चाहिए। लेकिन यकीन माने, आप दिल करते कानों को हाथ लगाएं कि ये इन लोगों के लिए हम बात कर रहे थे। ये शर्म से डूब मरना चाहिए हमें कि ये लोग हमारे लिए क्या। जी सर, यकीनन सब दुखी हैं, खासतौर पे साफ़ी दुखी हैं कि हमारे लिए क्या सोचा जाता है। वो आप जो बिल बात करें, मैंने दोबारा आज देखा 1 करोड़ 34 लाख रुपए के इनके और 27 लाख रुपए के परवेज रशीद साहब की बेटी के बिल पेंडिंग थे। खैर जमील फ़ारूकी, ये एक ट्रेंड है। अगर हम ये देखते रहे, राना शमीम साहब वाला बयान हल्फी देख लें, चीफ जस्टिस अगर कोई है, कुछ अर्सा पहले तक आप आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, DGISI के ख़िलाफ़ बयानात सरेआम देखेंगे। आप अगर अपोजिशन को देखेंगे तो बेनज़ीर और जरदारी को कैसे कैद करना है, 10 साल की सज़ा देनी है, क्या करना है वो देखेंगे। जज अरशद मलिक की आप उसके बयान हल्फी को पढ़ लें मरहूम के, उसमें आपको पता लग जाएगा। तो ये एक माइंड सेट है, यानी बादशाहत या शहनशाहियत से बढ़कर ये कुछ है कि अगर हमारी बात कोई नहीं मानता तो उसके लिए हम उसको निकलवा दो, जो हमारे साथ चलता है उसको बास्केट भिजवाओ। ये फिरौनियत है और हम इस फिरौनियत के इस रवैये के लायक हैं। हम बतौर सहाफ़ी इस फिरौनियत के रवैये के लायक हैं। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि जरा हम अपनी गिरबानों में भी झांकें, जरा हम झांकें कि हम में से कौन कौन किस किस के तलवे चाटता रहा है। माजरत के साथ, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमारे दोस्त बैठे हैं, खातून की या परवेज रशीद साहब की ऑडियो है जो सामने आई है, दूसरे किसी चैनल को देख लीजिए जिनका टिल्ट किसी और तरफ है, उनकी भी ऑडियो फिर निकलने दीजिए किसी वक्त, फिर आपको वहां भी पता चल जाएगा कौन किसके लिए क्या क्या कहता है। तो ये ट्रेंड, ये बेंचमार्क हमने अपने लिए खुद सेट किया है
कि हमारे लिए ठीक बेंच सेट किया गया है, हम इस लायक हैं। अगर कोई न्यूट्रल सहाफी होगा, गैर जानिबदार होगा, तो उसका टिल्ट हमेशा के लिए नहीं होगा, वो एजेंडा सेट नहीं करेगा। अगर आज कोई बात खान साहब ने ठीक की है उसकी तारीफ करेगा, कल अगर उन्होंने गलत की है तो वो उनके फट्टे चुप कर रख देगा, क्योंकि वो न्यूट्रल है, उसको पैसे नहीं आ रहे, उसको पेटियां नहीं आ रही, उसको बास्केट्स नहीं आ रही। जिनको बास्केट्स जा रही हैं, जिनको दी जा रही हैं, तो वो रिसीव भी कर रहा था। प्लीज मस्ट कंसीडर दिस फैक्ट एज वेल। कोई अगर ये कह रहा है कि फलां को बास्केट भेज दो ताकि वो भौंकना बंद करे, तो उसको दी जा रही थी, तो माजरत के साथ वहां रिसेप्शन भी हो रही थी। मेरे पास अगर कोई आता है, मैं तो रिसीव नहीं करता, मेरा ऑफिस गवाह है इस चीज का। खाने के लिए कीनों तक आते हैं, नहीं करते, मैं दफ्तर के अंदर तस्लीम कर देता हूं, मुझे नहीं खाने। ये अपनी अपनी सोच की बात है, ये बेंचमार्क हमने सेट किया है। ये एक तरफ की ऑडियोज आई हैं, दूसरी तरफ की अगर ऑडियोज आएंगी, आप चेक कीजिए, दूसरी तरफ की ऑडियोज में आपको दूसरी तरफ की पार्टी का टिल्ट नजर आएगा। अच्छा, आप कहते हैं दुनिया में होता है, मैं इस तरह की ऑडियो को ठीक जी जी। लेकिन मुझे ब्रेक से पहले बाबर साहब, क्योंकि आप सहाफ़ियों के रहनुमा भी हैं, तो इस पर मैं चाह रहा था कि इतना कमेंट कर दें कि ये सहाफ़ियों का तो चले कसूर, लेकिन जब इश्तिहार बंद किए जाएँ, जब कहा जाए देखी मीडिया मैनेजमेंट, उसमें तो सहाफ़ी बेचारा कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल उसामा साहब, ये तो होता है कि जो पसंदीदा ग्रुप्स हैं उनको इश्तिहारात भी दिए जाते हैं, उनको नवाजा भी जाता है, उनके जर्नलिस्टों के घरों में बास्केट भी जाती हैं, और मालकान जो है उनको भी खुश रखा जाता है। और जो जैसे बोल है, हर दौर में बोल ज़ेर ताब रहा, चाहे वो नवाज शरीफ का दौर था, चाहे ये अब मौजूदा गवर्नमेंट का दौर है। तो वो लोग जो न्यूट्रल बात करते हैं, जो बैलेंस बात करते हैं, वो इनको पसंद नहीं है, वो किसी भी गवर्नमेंट को पसंद नहीं है। मैं जमील फारूकी साहब से इस पे बिल्कुल एग्री करता हूं। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब की अदालत में पेशी की। ब्रेक के बाद अब पता चला। अब पता चला। शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, और उसमें दिलचस्प बातें सामने आती रहती हैं। बाबर डोगर साहब भी हमें सुनाते रहते हैं, हर दफ़ा ज़रूर ये कहते हैं मैंने एक धेली करप्शन नहीं की, और अब उन्होंने कहा कि जी मेरे अकाउंट में तो कोई एक पैसा नहीं आया। जमील फारूकी, इसमें अब जज साहब भी कुछ थोड़े से वो हुए कि क्या वो, यानी ऐसे लग रहा था कि वो चाह रहे थे कि जिस तरह प्रोसीडिंग जो है, जिस तरह मैं चाह रहा हूँ उस तरह चले, कि जी हाजिरी लगी है मैं जाऊँ, अब मैंने जो कहना था कह दिया मैं जाऊँ। तो ये किस तरह का एटीट्यूड है कि अब अदालत में पेश होना है तो अपनी टर्म्स पे? देखें, ये अफसरशाही है। ये अफसरशाही ना हो और अपने गर्दन का सरिया ना हो तो इस मुल्क की सियासत में सियासत क्यों हो? जमील फारूकी का मेरा ख्याल राब्ता हमसे मुनक़ता हो गया है, वो हमारे साथ थे, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, ये शहबाज शरीफ साहब जब पेश होते हैं, इनका अपना ही वो कहते हैं ना वखरा ही अंदाज़ होता है, ज़रा मुख्तलिफ आनियाँ जानियाँ और ही होती हैं शहबाज शरीफ साहब की। वो अदालत में भी मेरा ख्याल है वही टेम्पो ले गए आज। बिल्कुल, अगर हम शहबाज शरीफ साहब को देखें तो वो जब से उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हुए हैं, वो हमेशा से हर रोज अपना एक नया मौका सामने लेके आते हैं अदालतों में। और लेकिन दूसरी तरफ हम अगर इस्तगासा को देखते हैं तो इस्तगासा भी कोई ऐसा काम करने में अभी तक कामयाब नहीं हो सका कि वो प्रूव कर दे कि ये वाकई मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस है। सबूतों के ढेर तो सुने हैं, और जो इसके ऊपर अभी चंद रोज पहले चालान FIA की जानिब से जमा करवाया गया था, उसको भी अगर हम देखें तो उसमें कोई 15-16 अरब रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के उन्होंने इल्जाम आयद किए हैं, जिनकी सेहते जुर्म से इनकार किया है मियां शहबाज शरीफ ने। लेकिन दोनों तरफ से ऐसा लगता है कि कोई मिथ है जो डिलेइंग टैक्टिक्स के साथ चल रही है। अगर हम देखें कि मियां शहबाज शरीफ वो भी रोजाना तारीखें मांगते हैं, हमजा की भी तारीखें मांगी जाती हैं, और अरसा दराज से केस उसी जगह पे खड़ा है जहाँ से ये चला था, सिवाय इसके कि अब 3 साल की जद्दोजहद के बाद, 3.5 साल की जद्दोजहद के बाद इसके चलान दाखिल हो गए हैं, इससे आगे नहीं बढ़ सका। यानी कोई जज़ा सज़ा का एक पहलू है जो होना चाहिए, लेकिन जज़ा सज़ा के पहलू जो है वो इसमें हमें नजर नहीं आ रहा, ना इस्तगासा की जानिब से, ना FIA की जानिब से, और ना मुल्ज़मान की जानिब से, ना अदालतों की जानिब से। अच्छा बाबर डोगर साहब,
दूसरी तरफ FIA की तरफ से भी ऐसे लगता है कि जी काम उस तरह से नहीं किया जा रहा। हमें ऐसे बताया जाता है, ख़बरों में ऐसे आता है कि जनाब सारे सबूत मिल गए हैं, सब कुछ क्लियर है, लेकिन फिर अब अदालत भी क्या करे, वो पूछते हैं कि जी 24 बैंकर्स हैं, उनका क्या हुआ? कि जी अभी कुछ चीज़ें तलाश कर रहे हैं, लेकिन तहकीकात अभी चल रही हैं, किसी से कुछ मिला नहीं। ये खुद ड्रिलिंग टैक्टिक्स होते हैं या इनको डर होता है कि प्रूव नहीं कर सकेंगे, तो चलो जब तक चला सकते हैं केस चलाएं? उस्तामा साहब बहुत सारा कुछ इकट्ठा हो चुका हुआ है, जितना मटेरियल इकट्ठा हो गया है ना, इसके बाद किसी को सजा दिलवाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा, एविडेंसेस हैं, लोग जिनको गिरफ्तार किया गया है, बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स हैं, किस तरह से पैसा किन किन के अकाउंट से पैसा बाहर गया उसकी पूरी डिटेल्स हैं, किस तरह से इनके अकाउंट्स में वो पैसे आए उसकी भी पूरी डिटेल्स हैं। तो बाकी बैंकर्स के जो हैं वो भी हो जाएंगे अल्टीमेटली, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका स्टेटमेंट एक ही है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में पेश हों, चाहे वो हाई कोर्ट में पेश हों, चाहे वो नैब कोर्ट में पेश हों, चाहे वो बैंकिंग कोर्ट में पेश हों, चाहे वो FIA की कोर्ट में पेश हों जी, वो कहते हैं जी मैंने धेले की करप्शन नहीं की। उनसे सवाल पूछा जाता है कि ये सारे मुलाजमीन आपके घर में काम करते थे, इनके अकाउंट से अरबों रुपये बाहर गए, वो कहते हैं जी मैं इनको जानता ही नहीं हूँ, मैं तो इनको कभी देखा ही नहीं है। उनसे कहा जाता है कि ये हमजा शुगर मिल है, इसकी ये मुलाजमीन है, इनके अकाउंट से अरबों रुपये वापस से बाहर गया, वो कहते हैं जी मेरा हमजा शुगर मिल से कुछ लेना देना ही नहीं है। उनसे कहा जाता है कि जी ये अकाउंट्स पैसे आपके अकाउंट्स में है, वो कहते हैं जी हमारे वर्कर हैं वो हमें पैसे बेचते रहते हैं। उनसे कहा जाता है कि ये सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज जो हैं ये उनके डायरेक्टर हैं, इनके अकाउंट से भी में इतने पैसे हैं, वो कहते हैं जी मेरा इनसे भी कुछ लेना देना नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। अब मसला ये है कि डॉट सारे मिले हुए हैं, वो आगे से फिर ये तकरीर शुरू कर देते हैं कि देखिए जी मैंने करप्शन करनी होती तो मैं मोटरवे में कर लेता, मैं रिंग रोड में कर लेता, मैं मेट्रो में कर लेता, मैं ऑरेंज लाइन में कर लेता, मैंने ऑरेंज लाइन में इतने अरब बचाए, मैंने वो फलाने पावर प्लांट में इतने पैसे बचाए, फलाने में इतने बचाए, तो मैं तो कोई करप्शन ही नहीं की। और जब करप्शन नहीं की मैं तो उल्टा कौम के अरबों रुपये बचाए हैं, लगाए नहीं हैं। उनसे कहा जाता है कि फलाना बंदा आपका घर का मुलाजिम था, आपका ड्राइवर था, वो आपकी गाड़ी चलाता था और उसके अकाउंट से अरबों रुपया बाहर गया, उस पर वो जनाब जवाब देने की बजाय कहते मैं तो उसे जानता ही नहीं हूँ। अब मुझे बताएं कि उनकी तकरीर तो ये है, उनकी तकरीर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस साकिब निसार से लेके, बैंकिंग कोर्ट से लेके, हाई कोर्ट से लेके यहाँ तक एक ही है, सिंगल ही है कि जनाब मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की, सुलेमान शहबाज से मेरा ताल्लुक कोई नहीं है, हमजा शहबाज से मेरा ताल्लुक कोई नहीं है, जाओ सुलेमान शहबाज को जाके पकड़ लो, वो बाहर बैठा हुआ है और अब वो बाहर चला गया, इसमें भी कोई शक नहीं है, मुलाजमीन इनकी है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमजा सलमान पे डाल देता है, शहबाज साहब जो है हमजा पे डाल देते हैं, वो सलमान पे डाल देते हैं, और अल्टीमेटली जो एंड है वो ये कि सलमान बाहर चला गया होगा, अब वो नहीं पकड़ा जा सकता। तो देखिए ये जो बिजनेसमैन है इनका तरीका वादा तो एक ही होता है कि दो सियासत में है, तीसरा कारोबार में है। कारोबार जो है, कारोबारी जो है वो सियासत वाले जो हैं वो पैसा बना रहे हैं, सारा पैसा जो है वो अल्टीमेटली बिनामी अकाउंट से बाहर जाता है। वो जो बिजनेस कर रहा है वो सारा चीज़ें वो अपने सर पे लेके बैठा होता है कि जब एंड टाइम आएगा तुम बाहर भाग जाना या मैनेज कर लेंगे, तुम बाहर चले जाना, और हम कहेंगे जी हम तो बिजनेस ही नहीं करते थे, हमारा तो लेने देना ही कोई नहीं था, ख़ानदान का बिजनेस तो वो देखता था, और वो बाहर भाग गया, और जब हालात साजगार होंगे वो वापस आ जाएगा। ये एक सिंपल सा सादा सा फार्मूला है जो वाइट कॉलर क्राइम होता है। अब इसमें सारे डॉट मिले हुए हैं, और लेकिन बेबसी ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सब हर चीज़ में हैं भी हैं, वज़ीर आला वो थे, सारी चीज़ें वो कर रहे थे, फैसिलिटेट वो कर रहे थे, हर काम वो कर रहे थे। सुलेमान शहबाज का घर उनका यूज़ हो रहा था, ऑफिस उनके यूज़ हो रहे थे, सारा कुछ यूज़ हो रहा था, लेकिन वो कहते मेरा कारोबार से ताल्लुक ही कोई नहीं है, मैं तो सिर्फ सियासत करने आया हूँ। यही बात नवाज शरीफ करते हैं। वो कहते जी मियाँ शरीफ साहब कारोबार देखते थे, अब्बास साहब कारोबार देखते थे, उनके बच्चे कारोबार देखते थे, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है। मेरे दोनों बेटे कारोबार देखते थे, मैं तो आज तक सियासत में एक पाई मैं तो बिजनेस किया ही नहीं सारी उम्र। यानी कि मैंने 1971 से लेके 2001 तक मैंने तो कोई खुद बिजनेस किया ही नहीं है, मैं तो सिर्फ सियासत देखता था। अब यही बात जो शहबाज शरीफ कहते हैं, यही बात बिलावल करता है, यही बात जरदारी करता है, और खरबों रुपया इनके अकाउंट्स में है, और ये इनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, कोई वजाहत नहीं है कि वो पैसा इनके पास कहाँ से आया। बस ये टोपियाँ घुमाने के माहिर हैं और टोपियाँ घुमाई जा रहे हैं। अच्छा गुलाम साहब, आखिर में मुझे बताएं कि ये बड़ा आसान हो जाता है कि अगर जो मेन आदमी है जिसके नाम पर सब कुछ है, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब का दामाद है, चाहे बेटे हैं सलमान शहबाज, वो पहले दिन ही यानी कि जैसे ही उनको लगता है मामला शुरू लगे वो आराम से बाहर चले जाते हैं। इनको अंदाज़ा होता है कि ये कभी भी ये काम हो सकता है,
तो ये तो वैसे भी चार्टर काउंटर्स रखे होते हैं किस तरह बचना है, लेकिन कहीं कोई अगर कुछ बात रह भी की तो निकल जाओ। जिस तरह नवाज शरीफ साहब अब बाहर हैं तो बड़ा आसान है उनके लिए, जो मर्जी वो करते रहें, जो कुछ हुआ कोई नहीं ला सकता। अब सलमान शहबाज भी जितना अरसा मर्जी रहे, इसाक डार साहब भी जितना अरसा मर्जी रहे, केसेस यहाँ पर चलते रहें, तो ये तो हमारे मुल्क का एक अलमिया बन जाएगा कि जो मुल्क से चला गया उसको कोई हाथ नहीं डाल सकता। वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं पूरी दुनिया में उनके लिए फिनोमेना यही रखा जाता है कि इकोनॉमिक इंजीनियरिंग की जाती है, और ये केस भी इकोनॉमिक इंजीनियरिंग का शाहकार केस है। जितने और केसेस भी अगर आप देख लें जिसमें जिस तरह से पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जाती है, इसी तरह से इकोनॉमिक इंजीनियरिंग की जाती है कि पैसे को कमाना 2 नंबर तरीकों से, उसको फिर छुपाना, फिर उसके बाद उसको वाइट करना। तो ये इसके लिए हमारी एजेंसियां जिसमें FIA भी है, NAB भी है और दीगर अदारे भी हैं, वो उस हद तक वेल इक्विप्ड नहीं है, उनके पास वो महारत नहीं है, वो स्पेशलाइजेशन नहीं है, या SCCP में वो लोग ऐसे नहीं हैं जो इन वाइट कॉलर क्राइम्स को जो ही वो कमिट करें उनको ऊपर से ही पकड़ लिया जाए। तो इसके लिए हमें अपने अदारों को थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है। देखिए, जो जुर्म करता है या कोशिश करता है जुर्म करने की, वो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी से ज़्यादा होशियार होता है। उसकी भरपूर कोशिश होगी कि वो हाथ ना आए। चोर कभी पकड़े जाने के लिए चोरी नहीं करता, लेकिन कॉप का काम ये है, जो भी पुलिस है या दीगर जो अदारे हैं जिसमें SCCP सबसे अहम अदारा है इस हवाले से, कोई अपनी स्क्रूटनी अगर की टाइट रखे तो जहाँ तक मामला पहुँचे ही, आप देखिए कई साल लग जाते हैं केस को साबित करने में। बहुत शुक्रिया गुलाम साहब आपका, बाबर डोगर साहब आपका। कुछ ही देर में आप सब हेडलाइंस देख सकेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।